हेलो एवरीवन, एक तरफ हम सब लोग वेट कर रहे हैं यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन के रिजल्ट की और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है रिलेटेड टू मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और ये फैसला किससे रिलेटेड है सर? ये फैसला सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड है, सिलेक्शन कमेटी के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। और जैसे ही आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं यू बिकम एलिजिबल ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यूज दे पाएं। लेकिन उस इंटरव्यू को जब कंडक्ट किया जाता है, उस इंटरव्यू को कंडक्ट करते समय जो सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व होती है उससे रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप क्या क्या चीजें जानने वाले हैं तो देखिएगा जरा। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं ऑब्वियसली तो आप क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो उस समय जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है वो आज मैं आपको बताऊंगा। कॉम्पोजिशन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सर मद्रास हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो किन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है? सर वो बड़ा फैसला माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आता है कि सर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स आखिरकार क्या है, और आखिरी में हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के उस बड़े फैसले की और उस फैसले का क्या असर होगा आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो आइए जरा जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूजीसी की जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू दी सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो वहां पर एक टर्म यूज की जाती है दैट इज सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा? अगर मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो हमारे वाइस चांसलर है ही विल बी एक्टिंग एज द चेयरमैन। 3 एक्सपर्ट्स, ध्यान से देखिएगा, 3 एक्सपर्ट्स जो कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? बाय द वाइस चांसलर। उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर कैटेगरी को, यानी कि अगर आप अपीयर कर रहे हैं इंटरव्यू में और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, लेट्स से एससी, एसटी, ओबीसी, या फिर आप माइनॉरिटी से हैं, या आप विमेन हैं, या फिर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी उस सिलेक्शन कमेटी में एक इंडिविजुअल रहते हैं। उसके साथ साथ डीन ऑफ द फैकल्टी या फिर हेड और चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट भी उस कमेटी का पार्ट होगा। तो जैसे ही आपकी इंटरव्यू होगी तो सबसे पहले एक स्क्रूटिनी कमेटी है जो रिव्यू करेगी सारी की सारी एप्लीकेशंस को। रिव्यू करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिपेयर किए जाएंगे और उसमें एक लिस्ट निकाली जाएगी किसकी? एलिजिबल कैंडिडेट्स की। एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और एक स्कोरिंग शीट प्रिपेयर की जाएगी किसके द्वारा? सर सिलेक्शन कमेटी द्वारा। ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लाया हूं ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? सर ये इंफॉर्मेशन करियर एडवांसमेंट ऑफ टीचर्स रेगुलेशन 2000 की जो पीडीएफ प्रेजेंट हुई थी यूजीसी द्वारा, मैं दिखा दूं जरा, ये वो नोटिस था, ये वो पीडीएफ थी जिसमें इन सारे रूल्स के बारे में बात की गई। और अगर मैं कहूं यूनिवर्सिटी लेक्चरर के केस में, यूनिवर्सिटी लेक्चरर के केस में वाइस चांसलर को चेयरमैन बनाया गया है किसका? सिलेक्शन कमेटी का। 3 एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें इनवाइट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लिस्ट जो रिकमेंड की जाएगी बाय द वाइस चांसलर और उसे अप्रूव किया जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल और द सिंडिकेट। उसके अलावा डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी या फिर हेड या फिर चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट और एक इंडिविजुअल होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी को। तो ये कॉम्पोजिशन होगा आपके सिलेक्शन कमेटी का। लेकिन इस कॉम्पोजिशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 एक्सपर्ट्स की बात की गई है ये 3 एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी से होंगे या आउटसाइडर होंगे, दोनों ही अलाउड है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एक नॉमिनेटेड मेंबर रिलेटेड टू द कैटेगरी, क्या वो भी यूनिवर्सिटी से होगा या फिर आउटसाइडर? आउटसाइडर का मतलब किसी और यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली। क्या वो आउटसाइडर होगा या फिर वो इनसाइडर होगा, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी गई। और इसी पॉइंट को देखते हुए, इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला किया गया है रिलेटेड टू दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। अब इस फैसले के बारे में जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिरकार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स होते क्या है। जब भी कभी हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो राइट टू माइनॉरिटीज दी गई है ताकि माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश कर सके और चला सके, एडमिनिस्टर कर सके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट देता है कि आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और चला सकते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसके ऊपर अगर हम और इनसाइट देखें तो अगर हमसे कोई कहे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आखिरकार क्या है, सब माइनॉरिटी
स्टेटस डिफाइन किया जाता है किस बेसिस पर? कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एस्टैब्लिश किया गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किसके द्वारा? बाय द स्पेसिफिक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप द्वारा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलेज है जिसे फाउंड किया गया बाय क्रिश्चियन मिशनरी, तो उसे हम क्या नाम देंगे? सर, वी विल बी इंक्लूडिंग दैट अंडर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। रेगुलेशंस इंपैक्ट क्या होगा? सर, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंस्टीट्यूट्स क्या कहलाएंगे? सर, इन इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स और इन्हें गवर्न किया जाता है बाय द जनरल एजुकेशन स्टेटस। अगर मैं एग्जांपल में लूं तो सिख रन अगर कोई यूनिवर्सिटी, सिख रन कोई कॉलेज है या फिर कोई स्कूल है, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं वो फैसला क्या है? आइए जरा सीधा उस फैसले पे बढ़ते हैं। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला किया और उस फैसले में उन्होंने एक डायरेक्शन दी, एक रूल दिया। वो रूल क्या है, वो डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर आप एक सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं तो सिलेक्शन कमेटी में 3 होंगे आपके सब्जेक्ट से एक्सपर्ट्स, उसके साथ साथ एक होगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो लेट्स से प्रिंसिपल या फिर आपका डीन या फिर चेयरपर्सन। उसके अलावा एक मेंबर होगा जो कि आपकी कैटेगरी से होगा, विमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड इवन फिजिकली डिसेबल्ड। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब ये सिलेक्शन कमेटी को डिफाइन किया गया तो वहां पर आउटसाइडर और इनसाइडर को स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कमेटी को बनाया जाता है तो ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बाहर की यूनिवर्सिटी से, किसी और यूनिवर्सिटी से भी इनवाइट किया जाता है टू टेक द इंटरव्यू सो दैट द सिलेक्शन प्रोसीजर को आप एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में कर पाए। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में क्या कहा? मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा कि ये जो यूजीसी की रेगुलेशन है जहां पर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी किसके लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एप्लीकेबल नहीं होगी किस पर? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर। क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपने एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। उनको बनाने के पीछे अपना एक मकसद है और उसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए अगर इन इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट की जाएगी तो इन इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट करते समय ये जो सिलेक्शन कमेटीज है उन सिलेक्शन कमेटीज में आउटसाइडर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आउटसाइडर को इंक्लूड किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस RN मंजुला, उन्होंने क्या कहा कि अगर आउटसाइडर को हम इन्वॉल्व करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और अपॉइंटमेंट क्या है? सर, अपॉइंटमेंट अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है। अगर अपॉइंटमेंट अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है और वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में अगर किसी आउटसाइडर को अपॉइंट करके इस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को कंडक्ट किया जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? सर, इसका इंपैक्ट होगा इंटरफेरेंस, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो सिलेक्शन कमेटीज बनेंगी उन सिलेक्शन कमेटीज में किसी भी आउटसाइडर को इनवाइट नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग, जितने भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे उस सिलेक्शन कमेटी में वो इनसाइडर होंगे, बिकॉज रिक्रूटमेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या फिर हम कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा दामोदार किसको दिया गया है? सर, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यूनिवर्सिटीज को या फिर उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स को। इसीलिए कोई भी आउटसाइडर को यहां पर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अगर आप अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं और आने वाले दिनों में अगर आप जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में तो अब आपको पता होगा आखिरकार सिलेक्शन कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या है। और अगर आप जा रहे हैं किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में तो आपको पता होगा डिफरेंस कि अगर एक जनरल यूनिवर्सिटी है, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां सिलेक्शन कमेटी में जो कॉम्पोजिशन है, जो मेंबर्स हैं, वो आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, बियॉन्ड दी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सिलेक्शन कमेटी के वो सारे इनसाइडर्स होंगे। आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट गाइडलाइंस गिवन बाय द मद्रास हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें कहा गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर सिलेक्शन कमेटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि यूजीसी द्वारा दिए गए हैं वो लागू नहीं होंगे। आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ओनली द इनसाइडर्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अब
आने वाले दिनों में यूजीसी नेट के रिजल्ट के बाद आप लोग काफी सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि सिलेक्शन कमेटी आखिरकार क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आखिरकार होता क्या है, और उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो सिलेक्शन कमेटी है वो किस तरह से जनरल यूनिवर्सिटीज या जनरल इंस्टीट्यूट से डिफरेंट होगी। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन काम आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, पेपर 2 अगर आपका इकोनॉमिक्स है, तो मैं आप लोगों से रोज जुड़ता हूं। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे मेरा सेशन है इसी यूट्यूब चैनल पर, विच इज सुपर कोचिंग यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल बाय टेक्स्ट बुक। मैं लाइव रहता हूं आपके साथ मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे सेशन जरूर अटेंड करें, जहां पर हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे आपकी पूरी इकोनॉमिक्स बिफोर योर दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन, ताकि दिसंबर के एग्जामिनेशन में जाने से पहले एटलीस्ट वो टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप ब्रश अप कर लें, वो आप रिवाइज कर लें और उनसे रिलेटेड अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व करें। तो जरूर जुड़े मेरे साथ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 8 बजे यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक चैनल पर, जो कि आने वाले दिनों में आपकी सिलेक्शन को एश्योर करेगा इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट एज वेल। थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।